नमस्कार दोस्तों। आप सभी का जोश आईएएस पीसीएस के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। हम लोगों ने इससे पहले ईपीएफओ का जो एग्ज़ाम लिया गया था 2021, 2017 और 2015 का, ये सभी का जो है डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने कर चुका है। और अब इसका जो है आज हम 2000 एपीएफसी एग्ज़ाम 2012 क्वेश्चन का जो है पेपर का एनालिसिस करेंगे। हमारे पास सीरीज़ डी है। आप इससे पहले 2012 करने से पहले आप 2021, 2017 और 2015 का जो डिटेल्ड एनालिसिस किया गया है जीएस सेक्शन का, आप जाकर के देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। हम लोग आगे इस सीरीज में, जीएस सीरीज में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। ये इंग्लिश का मैथमेटिक्स का क्वेश्चन एक है, 2 नंबर। हम लोग 7, 8 नंबर भी मैथमेटिक्स ही है, 9 नंबर से है क्वेश्चन। हम लोग चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पृथ्वी पर प्राणियों और वनस्पतियों का बृहत्तम अभिगय समुच्चय बायोम मुख्यतः किससे नियंत्रित होता है? अब दोस्तों देखिए कि ये बात आ रही है कि पृथ्वी पर जितने भी प्राणी और वनस्पति होता है, उसका जो है लार्ज एरिया जो होता है, किससे होता है? क्लाइमेट से होता है। क्या होता है? क्लाइमेट से होता है। इसका क्या होता है? क्लाइमेट से। क्योंकि अब देखिए कि क्लाइमेट ही सारा डिसाइड करते हैं। यदि कोई देखा जाए कि यदि मान लिया जाए ये मेरा विश्व है, यदि विश्व का ये भूमध्य रेखा है और ये मेरा क्या हो गया? नॉर्थ पोल हो गया, और ये मेरा क्या हो गया? साउथ पोल हो गया। तो जो क्लाइमेटिक रीजन हमारा इस रीजन में है, यहाँ नहीं है। यहाँ नॉर्थ पोल का और साउथ पोल का अलग अलग है, और मेन जो मेरी जो भूमध्य रेखा है इसका अलग है। तो यहाँ पर रहने वाले जो प्राणी और वनस्पति होगा एक अलग क्लाइमेटिक रीजन का होगा, और यहाँ पर जो होगा एक अलग क्लाइमेटिक रीजन का होगा। इसीलिए इसका डिसाइड कौन करता है? तो क्लाइमेट ही डिसाइड करता है। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों इंग्लिश में आप लोग देख लेंगे, और हम बाइलिंगुअल बोलते हैं, तो इससे कोई परेशानी आपको नहीं होगी। 10 नंबर क्वेश्चन पे। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि अपने देश में विशाल कोयला भंडार रहने के बावजूद हम कई मिलियन टन कोयला आयात कर क्यों करते हैं? प्रश्न है कि हम जो है कोयला का आयात क्यों करते हैं। हम पहला विकल्प पढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि भारत सरकार की यह नीति है कि अपना कोयला भंडार भविष्य के उपयोग के लिए बचाकर रखे, और वर्तमान उपयोग के लिए अन्य सभी देशों से आयात करे। दोस्तों ये कभी नहीं, ऐसा कोई नहीं है कि भारत सरकार की पॉलिसी है कि अपना कोयला जो है भविष्य के लिए रखे और बाहर से हम मंगा ले, आयात कर ले और उसका उपयोग करे। ये वास्तविकता है नहीं। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग कि हमारे देश में अधिकांश तापीय संयंत्र कोयला आधारित है। बिल्कुल सही है। और उन्हें हमारे कोयला खदानों से पर्याप्त कोयला पूर्ति नहीं मिल पाती है। बिल्कुल सही है। दोस्तों देखिए, अब हम पढ़ने से पहले हम लोग चलते हैं, ये तो कूट बेस्ड क्वेश्चन है, यूपीएससी का क्वेश्चन बना रहे हैं, तो हम लोग ट्रिक्स टेक्निक से चलते हैं और एलिमिनेशन से चलने की कोशिश करते हैं। एक मेरा जब गलती हो गया, पता चल गया, तो ये कैंसिल कर दीजिए। ये कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया। अब मुझे आंसर तो आ गया है, पढ़ना भी नहीं पड़ा, और मेरा इजीली टाइम एग्जामिनेशन हॉल में मेरा टाइम बच गया। इसका आंसर क्या होगा? 2, 3। 2 हम लोगों ने पढ़ लिया, फिर से तीसरा पढ़ लेते हैं। इस्पात संयंत्रों को बृहत मात्रा में कोककारी, यानी कोक से क्वेश्चन दोस्त यूपीएससी पूछ चुकी है। यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है प्री में। ठीक है। अब कहता है कोयले की आवश्यकता होती है जो हमारे पास नहीं है। कोककारी कोयला अन्य देशों से आयात करना होता है। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि शरीर द्रव्यमान सूचकांक, यानी बॉडी मास इंडेक्स के बारे में बात हो रही है। ये परिकलन के लिए व्यक्ति के भार केजी में किसका भाग देते हैं? अब देखिए किसका भाग देते हैं हम लोग। तो अब ये दिया हुआ है कि भार का वर्ग ये नहीं होता है, ऊंचाई का वर्ग, बिल्कुल सही है, ऊंचाई का वर्ग ही होता है इसका आंसर। ठीक है। अब क्योंकि बॉडी मास इंडेक्स निकालते हैं, तो जो हमारा वेट होता है, उस जो वेट होता है वे भार में क्या होता है, किसका भाग दे देते हैं हम लोग। जैसे एग्जांपल में अगर हम किसी का व्यक्ति का अगर मान लीजिए जब एम डिनोट करते हैं, तो इसका क्या होता है? जितना हाइट है एच का क्या होता है? स्क्वायर होता है। ये होता है मेरा बॉडी मास इंडेक्स। ठीक है। हम लोग आगे चलते हैं।
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट नंबर तो जो जानते हैं दोस्त, ये क्वेश्चन इसी टाइप से तो इस बार तो मैक्सिमम क्वेश्चन आप देखेंगे इसी बेस्ड क्वेश्चन आ गया था यूपीएससी 2023 का जो पेपर था। ठीक है, और देखिएगा निश्चित रूप से इसका जो फाइनल कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा, जो 2022 या 2021 का कट ऑफ था, इससे भी कम जाएगा। ठीक है, हम लोग इस चीज को देख लिए और हम लोग चलते हैं अपने प्रश्न पे। प्रश्न में क्या कहता है? 12 नंबर प्रश्न कहता है कि वर्तमान में औद्योगिक संबंध, इंडस्ट्रियल रिलेशन, नियोक्ता और कर्मचारी के बीच शक्ति प्रदर्शन के बजाय बाह्य बाजार बलों से अधिक प्रभावित रहा है। अब देखिए बता रहे हैं ये कैसे संभव हो सकता है कि बाह्य बाजार से प्रभावित रहा है, अधिक प्रभावित रहा है? ये गलत हो गया। अब दोस्तों देखिए, एक जब मेरा गलती हो गया तो मेरा आंसर तो आ गया, अब पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि इसका डी नंबर विकल्प क्या कहता है? डी नंबर हम लोगों ने क्या देखा यहाँ पे? डी नंबर में मेरा देखिए यहाँ क्या कहता है? डी नंबर कहता है कि एक असत्य है किंतु दूसरा सत्य है। सी में कहता है, हम लोग बार बार नहीं देखेंगे इसको, हम एक ही बार देख लेते हैं कि यहाँ यदि मान लिया जाए सी में क्या कहता है, एक सत्य है तो दूसरा का क्या है? असत्य है। और पहला में क्या कहता है कि एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन कर रहा है, और इसमें क्या कहता है? स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। अब मेरा तो आंसर आ गया, ये आंसर जो मेरा है, ये तो आंसर आ गया कि एक गलती हो गया, यानी दूसरा ऑलरेडी क्या है? ये मेरा सही है। अब इसीलिए इसका आंसर क्या होना चाहिए? डी होना चाहिए। फिर भी हम लोग पढ़ लेते हैं कि विश्वव्यापीकरण के बलों ने प्रतियोगिता को इतना अनिवार्य बना दिया है कि संघ और उत्पादकता रोकने जैसी उनकी चालें अब किसी काम की नहीं है। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्या कहता है कि भारत में प्रत्येक राज्य का अपने जो है अपने राज्य के राज्य क्षेत्र में उच्च न्यायालय है। देखिए दोस्तों, हम लोग सिविल सर्विसेज का एस्पायरेंट है। अब सिविल सर्विसेज के एस्पायरेंट होने के नाते इतनी जानकारी तो सामान्य स्तर पे होती ही है कि अपने भारत में मैक्सिमम जो राज्य है, मैक्सिमम राज्य नहीं कहा जाए, कुछ कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पे क्या है, उनके पास अपना हाई कोर्ट नहीं है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल मैं बता दूं आपको कि अंडमान एंड निकोबार का जो है, निकोबार का हाई कोर्ट कहाँ होता है? काम कलकत्ता में होता है। कहाँ होता है? कलकत्ता हाई कोर्ट के तहत होता है। उसी प्रकार आप देखेंगे कि इसका जो है महाराष्ट्र, जो बम्बई हाई कोर्ट है, ये बम्बई हाई कोर्ट है, ये बम्बई हाई कोर्ट का काम कहाँ करता है? दीव करता है, दादरा नगर हवेली जिसको कहते हैं, दीव वाला करता है। दूसरा इसका गोवा वाला भी करता है। तो अब ये तो सही गलत हो गया मेरा, ये मेरा गलती हो गया कि यहाँ पर क्या है कि अपने राज्य क्षेत्र में उच्च न्यायालय है, ये गलती हो गई। अब ऑलरेडी एक गलती हो गया तो मेरा दूसरा क्या हो गया? सही हो गया। इसका भी आंसर मेरा क्या है? डी है। अब पढ़ लेते हैं कि भारत के संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होना उपबंधित है। बिल्कुल सही है, होना उपबंधित है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। या अच्छा, दूसरा बात यहाँ अगर ऐसे देखा जाए कि प्रत्येक राज्य, यहाँ पर क्या है? एक एक्सट्रीम बोर्ड भी हमको नजर आ गया। और एलिमिनेशन में हम लोग जानते हैं कि जहाँ पर भी एक्सट्रीम बोर्ड नजर आता है वो क्या होता है? मैक्सिमम टाइम गलत होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि संविधान में प्रतिष्ठित राज्य के नीति के निदेशक तत्व, यानी डीपीएसपी से बातचीत हो रही है, वास्तविक लोकतंत्र का सामाजिक और आर्थिक आधार प्रदान करने का उद्देश्य है। बिल्कुल सही आंसर सर। ये डीपीएसपी का क्या काम है? ये डीपीएसपी काम ही तो यही है कि सामाजिक और आर्थिक आधार प्रदान करने का। दूसरा कहता है कि नीति के निदेशक तत्व जिन्हें सरकार को नीति निर्माण करते समय ध्यान में रखना होता है और वे न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन दोस्तों ये देखना पड़ेगा कि क्या जो पहला मेरा विकल्प है, कथन है सामाजिक और आर्थिक आधार, क्या सच में ये बातें यहाँ बता रही है कि ध्यान में रखना होगा और न्यायालय द्वारा? यहाँ बात हो रही है सामाजिक आर्थिक, यहाँ न्यायालय की बात हो रही है। सही तो है बट एक्सप्लेनेशन नहीं कर, इसी आधार पर मेरा आंसर क्या हो जाएगा? इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट 15 नंबर क्या कहता है? 15 नंबर क्या क्या कहता है कि किसी भूतापीय कुंड, यानी जियोथर्मल कुंड के बारे में बात हो रही है कि भूतापीय कुंड से विद्युत शक्ति उत्पादित करने के लिए 180 डिग्री से ऊपर का तापमान आवश्यक है। बिल्कुल सही है। जियोथर्मल में जानते ही हैं कि बहुत ज़्यादा गर्मी रहता है, हॉट रहता है, 180 डिग्री से ज़्यादा आता है। नेक्स्ट कहता है भाप टरबाइनों को चलाने के लिए उच्च न्यायालय की भाप प्रयुक्त होती है। बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि अगर मान लिया जाए यहाँ जस्ट बात हो रही है उच्च 180 डिग्री और यहाँ बात हो रही है उच्च तापमान, यानी एक दूसरे को क्या कर रहा है? वेरीफाई कर रहा है।
इसी बेसिस पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 16 नंबर क्वेश्चन कहता है मेरा कि निम्नलिखित उद्योग समुच्चयों में से कौन से एक उद्योग भारत में सर्वप्रथम आधुनिक उद्योगों में से थे। अब देखिए दोस्तों, अब आपको लग रहा होगा कि सर्वप्रथम आधुनिक उद्योग में से कौन सा रहा है। अब हम देखते हैं, चाय, कपास, चीनी, जो अब देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है, चाय, कपास, चीनी। अब क्या चीनी जो है शुरुआत से था, या चाय चाय जो है शुरुआत से था या सर्वप्रथम आधुनिक में, नहीं। अब कहता है कि यहाँ पे जूट की बात है, जूट, रेशम, कपास, ये भी कैंसिल। अब लेकिन ये देखिए, कपास, जूट और कोयला खदान की बात हो रही है, ये बिल्कुल, ये उस जिस समय इंडस्ट्री का डेवलपिंग की मोड की बात किया जाए तो भारत में सर्वप्रथम आधुनिक उद्योग में से यही था। जब ब्रिटिशर्स भी आया था उस समय कपास, जूट और कोयला खदान की ही बात की गई थी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। क्या कहता है कि विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित क्षेत्रीय परियोजना नामतः कासा, ये क्या है, कासा 1000, कासा का है फुल फॉर्म है कि सेंट्रल एशिया साउथ एशिया 1000 किसके क्षेत्र में से संबंधित है। अब देखिए ये दोस्तों, ये फैक्चुअल नेचर का क्वेश्चन है, ये क्या है, और उस समय का फैक्चुअल नेचर करंट से रहा होगा जो संबंध, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, ये बिजली होगा। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग का 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 18 नंबर क्वेश्चन कहता है मेरा कि जननी सुरक्षा योजना। दोस्तों ये प्रश्न को अभी एक्सप्लेन करते समय मुझे हंसी आ रही है इस बात से कि जननी सुरक्षा योजना जो है आपको यूपीएससी जो 2023 का जो प्रीलिम्स हुआ उसमें भी पूछ लिया था। ठीक है, अगर मान लिया जाए पीवाईक्यू का एनालिसिस अगर ईपीएफओ का भी करके जाते तो जिन दोस्तों का भी ये जननी सुरक्षा योजना क्वेश्चन गलत हो गया, या जिनका भी जो रिजल्ट आज प्रीलिम्स के में जो रिजल्ट नहीं हो पाया, आज वो जरूर कर लेते। हम लोग पढ़ते हैं क्या है, पहला कहता है कि संस्थानिक प्रसव को बढ़ावा देने का प्रयास, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कहता है कि प्रसव के खर्च को पूरा करने के लिए मां को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का प्रावधान, बिल्कुल सही है दोस्तों। 1 और 2 सही है मेरा, यानी क्या 1 2, यानी ऑप्शन मेरा बन रहा है 1 2 सही है, यानी मेरा ऑप्शन ये कैंसिल और ये कैंसिल, मैंने अब हम 50-50 पर पहुंच चुके हैं। अब तीसरा पढ़ के देखते हैं, सगर्भता और प्रसूति के कारण मजदूरी में हुई हानि के संभरण का प्रयास करना। दोस्तों ऐसा कहीं नहीं है कि मतलब अगर मान लिया जाए प्रसूति के कारण मजदूरी में हुई हानि जो होता है उसका संभरण करेगा, ऐसा नहीं है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पे। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि विभिन्न देशों द्वारा विभिन्न देशों द्वारा हस्ताक्षरित करार, क्योटो के बारे में बात हो रही है, क्योटो प्रोटोकॉल। दोस्तों ये क्वेश्चन तो यूपीएससी एस्पायरेंट के लिए बहुत इजी है, क्योंकि यूपीएससी में ईवीएस का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है प्रश्न में। तो क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध जानते हैं हम लोग क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध जो है आपको किससे संबंधित है, ये जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। किससे है, जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन संबंधित है, यानी CO2 से संबंधित है। अब देखते हैं CO2 से संबंधित है, अब इसमें क्या है, ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ये गलत हो गया। गंभीर सागर तेल और खनिज अन्वेषण, बिल्कुल गलती है। अब देखिए स्वच्छ पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मुझे मिल गया, ये मेरा आंसर फाइनल हो गया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 20 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों, हम इसी तरीके से बहुत इजीली तरीके से प्रश्न को डील करते हैं कि मतलब एग्जामिनेशन हॉल में कैसे हम लोग को अटेम्प्ट लेना है। अगर ये सीख लेंगे हम लोग, जिनका भी रिजल्ट फाइनल होता है यूपीएससी में खासकर प्रीलिम्स में, वो अगर प्रीलिम्स के जो पीवाईक्यू है अगर उस पर गहन एनालिसिस किया हुआ है तो यकीन मानिए कि उनका सिलेक्शन कोई रोक नहीं लेगा। इसीलिए जब भी आप कुछ करते हैं तो एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो आप अपने प्रीलिम्स के जो पीवाईक्यू है 10 साल का, जरूर पैटर्न देख के जाएं कि किस प्रकार से पूछता है, वहां से आपको थीम समझने का भी बहुत आसानी मिलेगा कि आखिर यूपीएससी कहां से क्वेश्चन बना रही है। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। अब क्या कहता है, किसी भौगोलिक क्षेत्र की जैव विविधता बायोडायवर्सिटी के लिए निम्नलिखित में से किससे खतरा हो सकता है। अब देखिए किससे खतरा हो सकता है, अब हम लोग पहले देख लेते हैं इसमें से। अब देखिए दोस्तों, एक देखते समय ही मुझे लग रहा है कि 4 नंबर विकल्प पहले पढ़ना चाहिए हमको।
अब बायोडाइवर्सिटी बात हो रही है, यानी क्या, पेड़ पौधे की बात हो रही है, पेड़ पौधा जानवर की बात हो रही है। यहाँ पर है शाकाहार को बढ़ावा देना। दोस्तों शाकाहार, वेजिटेरियन को अगर बढ़ावा देते हैं, हार्बीवोरस को बढ़ावा देने से तो जैव विविधता बढ़ेगा ना, कि खतरा हो जाएगा? खतरा तो नहीं होगा, इसीलिए ये गलती हो गया। जब ये मेरा दोस्त चार गलती हो गया, अब चार गलती हो गई, इसको कट कैंसिल, ये कैंसिल और ये कैंसिल, यानी कि मेरा क्या, अब हम नहीं भी पढ़ेंगे फिर भी मुझे पता चल गया कि इसका आंसर फाइनल क्या होगा, ए होगा। अब हम लोग एलिमिनेशन सीखेंगे पहले, क्योंकि एलिमिनेशन यूपीएससी एस्पायरेंट होने का यही फायदा है। एलिमिनेशन अगर सीख लेंगे, और यूपीएससी क्वेश्चन देती है कि आप एलिमिनेट करके बना ले जाएं। अब देखिए, भूमंडलीय तापन, आवासों का विखंडन, जो अबाह्य जातियों का हमला, इन्वेसिव जो स्पेसीज होती है उससे हमला होता है, बिल्कुल इस सब से होता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं दोस्तों, 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 21 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कुछ वर्षों पूर्व हमारे देहातों में गिद्धों का, ये सच पूछे दोस्तों, ये भी आपको यूपीएससी का जो पीवाईक्यू है उसमें क्वेश्चन पूछा गया है। गिद्धों का पाया जाना बहुत आम था, जो आजकल कभी कभार ही दिखाई देते हैं। इसका निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण है? पढ़ के देखते हैं क्या है। नए हमलावर जातियों द्वारा उनके नीर स्थल का विनाश। नीर स्थल का मतलब दोस्त ये होता है, नेस्टिंग के बारे में बात हो रही है। क्या बात हो रही है? नेस्टिंग के बारे में बात हो रही है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, ये तो गलती हो गया। नेक्स्ट है, पशुपालकों द्वारा अपने बीमार मवेशियों पर उपचार हेतु प्रयुक्त एक औषध। बिल्कुल सही है दोस्त। अब मैं बता रहा हूं आपको कि ये क्या है। अब हम लोग का आंसर फाइनल आ चुका है। अब हम बताते हैं कि आखिर कौन सा, जो यूपीएससी पूछा था, ये डाइक्लोफेनेक है। डाइक्लोफेनेक है, ठीक है। और इसको गवर्नमेंट के द्वारा बैन भी लगा दिया गया। और यही मेडिसिन के कारण जो है, सो ये पशुपालकों द्वारा क्या हो जाता है, जब बीमार होता था तो ये दिया जाता था, और इसके खाने के बाद क्या होता था, गिद्ध मर जाता था। चलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। ये यूफा, ये दोस्तों करंट है, ये करंट है, हम लोग नहीं करेंगे करंट, बट ये थीम जानने की कोशिश करेंगे कि करंट यहाँ फैक्चुअल, जो स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन पूछा जाता है, ये स्टेट पीसीएस टाइप का जो है, पीएससी में क्वेश्चन पूछा उस टाइप का होता है, आप पढ़ के जरूर जाएंगे। नेक्स्ट कहता है 23 नंबर क्वेश्चन। क्या कहता है 23 नंबर? 23 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित देशों के किस समुच्चय में केवल संघ है? ओनली यूनियन की बात हो रही है, केवल यूनियन की बात हो रही है। अब देखिए, अब कहता है कि केवल यूनियन। अब देखते हैं हम लोग क्या है। हमारे यहाँ तो जानते हैं कि हमारे यहाँ केंद्र राज्य संबंध है, मतलब कि केंद्र भी है और राज्य भी है। अब भारत हटा दीजिए, अब आते हैं हम लोग यहाँ मलेशिया, बिल्कुल सही, ऑस्ट्रेलिया, नाइजीरिया और ब्राजील। ठीक है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, मेरा बी आंसर होगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, आप ये जो आई एस पी सी एस के जो यूट्यूब चैनल है, उसके अबाउट सेक्शन में जाकर के टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, और वहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन पहले मिल जाएगा। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर मिलान करना। ठीक है दोस्तों, सच पूछिए तो ये भी करंट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो करंट के क्वेश्चन को आप देखिए, व्यक्ति है, कोई कंपनी है, इसका सीईओ के बारे में बात कर रहा है, तो ये बहुत इजीली नेचर, हम लोग स्टैटिक पर बात करेंगे, तो इसीलिए आप लोग इसको देख लीजिएगा, फैक्चुअल नेचर का है। और इस टाइप से प्रश्न पूछ रहा है, इसका मतलब है कि नेक्स्ट एग्जाम में भी पूछेगा। बट ये स्वाभाविक बात है, ये 2012 का क्वेश्चन है, तो 2023 में एग्जाम देंगे, तो इस तरीके से आप देख लीजिए। नेक्स्ट कहता है 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन भी क्या कहता है? 25 नंबर क्वेश्चन भी जो है करंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये राहुल द्रविड़ सबसे जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसका आंसर भी जानने का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं हो जाता है, क्योंकि करंट है तो करंट, बट हाँ दोस्तों, बट ये थीम याद रखिएगा कि थीम बेस्ड क्वेश्चन ही पूछती है यूपीएससी, तो थीम से भटकती नहीं है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन पे। हाँ, 26 नंबर क्वेश्चन स्टैटिक नेचर का है थोड़ा सा, क्योंकि इसका रेलिवेंसी अभी भी है। कहता है, हाल ही में न्यायमूर्ति दलबीर भंडारी समाचारों में क्यों आए? तो दोस्त, हम समाचारों में को अगर छोड़ दिया जाए, तो दलबीर भंडारी के बारे में हम लोग जानते हैं कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उसमें निर्वाचित हुए थे। ठीक है, ये यूएन मानवाधिकार परिषद ये नहीं होगा, ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आईसीजे, ये क्या है, भारत से निर्वाचित हुए थे। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट दोस्तों, ये भी जो है आपको करंट से क्वेश्चन है, 27 नंबर क्वेश्चन।
ठीक है। तो ये इस टाइप का जो नेचर है, कोई इंस्टीट्यूट्स है, संस्था है नेशनल ग्लोबल लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे, इसका प्रमुख कौन है, इस टाइप से क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ये अच्छा क्वेश्चन है। कहता है किसी कृषक के पास बिना सिंचाई, दोस्तों देखिए ध्यान दीजिएगा, बिना सिंचाई की सुविधा वाली लगभग 2 हेक्टेयर वर्षा सिंचित भूमि है, ठीक है, वह किस प्रकार की फसल उगाना पसंद करेंगे। दोस्त देखिए, बिना फसल सिंचाई नहीं करना है आपको, ध्यान रखिएगा। आप हम जानते हैं कि यहाँ पर आलू, ये आलू जो होता है सिंचाई की डिमांड करती है। अब आलू सिंचाई की डिमांड करती है, तो चार जो जिसमें होगा वो आंसर नहीं होगा, यानी ये ऑप्शन कट जाएगा और ये ऑप्शन कट गया। अब देखिए हम लोग 50-50 पे आ चुके हैं। अब देखते हैं क्या है, यानी 1 2 3 और 1 3 तो होगा, पढ़ना ही नहीं अब हमको। ज्वार और अरहर, अरहर तो होगा। अब देखिए, अब 28 में ये कहता है कपास। कपास जानते हैं ये सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, ये गुजरात में होता है। और गुजरात में जानते हैं कि वर्षा वहाँ पर ज़रूरत होता है, ठीक है, काली कपास जिसको कहते हैं, तो इसीलिए ये भी नहीं होगा, ठीक है। अब दो कैंसिल हो गया, अब दो कैंसिल हो गया तो मेरा आंसर क्या आ गया, ये भी कैंसिल मेरा हो गया, इसका आंसर 1 और 3 हो गया। चलते हैं नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 29 नंबर क्वेश्चन कहता है, हाँ दोस्तों ये स्टैटिक नेचर से क्वेश्चन है और यूपीएससी इस तरह का ईबीएस से क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन पर्यावरण से पूछ रही है, और इसका स्थान तो जरूर महत्वपूर्ण है। अब कहते हैं ये बक्सा, बक्सा नहीं है दोस्त, ये बुक्सा है, ठीक है, ये मिसप्रिंट हो गया है जो भी हो। ये कहता है बुक्सा बास, बुक्सा के बारे में हम लोग जानते हैं कि ये पश्चिम बंगाल में है। क्या बुक्सा पश्चिम बंगाल में है। A का 3, यानी A का 3, मेरा आंसर A का 3 और ये 3, मतलब ये आंसर कैंसिल हो गया, ठीक है। अब 3 3 है। अब हम लोग क्या करते हैं, ये 3 है, इसका मतलब D का 2 ऑलरेडी 2 2 मिल रहा है, बिना पढ़े भी हम मार सकते हैं D का 2, यानी वन गंधर्व वसु विहार जो है कहाँ है, गुजरात में है। अब हम लोग चलते हैं आगे, पेरियार। पेरियार के बारे में मुझे पता है कि पेरियार क्या है, पेरियार रिवर भी है, ये कहाँ है, केरल में है। तो बी का क्या होगा, पेरियार का केरल होगा, सी मतलब 4 होगा, B का 4। अब B का 4 किस में है, ये B का 4 इसमें है, इसीलिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। अब बाकी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, सर इसका जानते हैं राजस्थान में है। चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, लाल मिट्टी के बारे में बात हो रही है। ये लाल मिट्टी मतलब, ये अगर हम देखें मैप बेस्ड क्वेश्चन, तो हम लोग का क्या हम लोग समझ में आता है, ये हम लोग का जो पार्ट है, ये मेरा प्यारा भारत है। ये जो लाल मिट्टी है, लाल मिट्टी ज़्यादा मैक्सिमम पार्ट में यहाँ पर अधिकांश है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, कहता है कि कौन सा कथन सत्य है, ये ह्यूमस में समृद्ध होता है, ये ह्यूमस में लाल कभी नहीं होगा। ये पोटास में समृद्ध होता है, ये भी नहीं होता। अब लाल मिट्टी ये लौह यौगिक, बिल्कुल आयरन के कारण ही जो है दोस्तों ये समृद्ध होता है, इसे लाल होता है इसका कलर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ये कैंसिल कर दीजिए। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, गन मेटल। ये एक फैक्चुअल नेचर का, ये जो स्टेट पीसेस में इस टाइप से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। गन मेटल इनकी मिश्र धातु है, तो गन मेटल जानते हैं कॉपर होता है, कॉपर होता है, ठीक है। कॉपर के बाद क्या होता है, टीन होता है और जिंक होता है। चलिए इसका आंसर क्या होगा, ए हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यदि किसी प्रारूपिक द्रव्य, प्रारूपिक द्रव्य का वैद्युत प्रतिरोध मतलब क्या, जो इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस है, अकस्मात गिरकर शून्य हो जाता है। अगर मान लिया जाए कि किसी भी, अगर कोई भी लिक्विड है या कोई भी द्रव्य है, ठीक है, मेटल है, अगर मान लीजिए उसका रेसिस्टिविटी अगर शून्य हो जाता है, तो वो क्या कहलाएगा, क्या कहलाता है। अब अर्धचालक कभी नहीं, कंडक्शन मतलब चालक, ये भी नहीं होगा। अतिचालक, बिल्कुल दोस्तों, अगर अतिचालक की प्रॉपर्टीज ही होता है क्या, उसका जो आर होता है, रेसिस्टिविटी होती है, वो क्या हो जाता है, ये 0 होता है अतिचालकता का, ठीक है। तो इसीलिए अच्छा, जब ये अगर मान लिया 0 हो जाएगा तो इसका कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, बहुत हाई हो जाएगा, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं 33 नंबर क्वेश्चन में। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, बिजली के फ्यूज, फ्यूज की बात हो रही है दोस्तों, बिजली के फ्यूज के लिए प्रयुक्त पदार्थ टीन और शीशे की मिश्र धातु होती है। इस मिश्र धातु में क्या, आखिर क्यों हम लोग जो टीन और शीशे से बनी हुई मिश्र धातु का यूज करते हैं फ्यूज के रूप में, ठीक है, मेटलॉइड का यूज। अब हम लोग देखते हैं क्या,
अब कहता है कि पहला ऑप्शन कहता है उच्च विशिष्ट प्रतिरोधकता, बिल्कुल सही है, एसएसटीबीटी उच्च विशिष्ट होता है। निम्न गलनांक होना चाहिए। दोस्त पहला ही पढ़ने से मुझे आंसर पता चल गया कि इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। क्योंकि फ्यूज जो होता है, आपको फ्यूज हम लोग क्यों लगाते हैं, अपने जो मेन जो इक्विपमेंट मेरा है उसको क्षय होने से बचाने के लिए, कि अगर इलेक्ट्रिक करंट वोल्टेज का ज़्यादा सप्लाई हो जाए तो मेरा फ्यूज पहले क्या हो जाए, खराब हो जाए, जल जाए, और निम्न गलनांक हो जाए, गल जाए, और इससे मेरा इलेक्ट्रिक जो इक्विपमेंट है, जो कॉस्टली इक्विपमेंट है, बच जाए मेरा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 34 नंबर क्वेश्चन पे। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ये दोस्तों कंप्यूटर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, कंप्यूटर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। क्या, एफटीपी। आप जानते हैं कि हम लोगों ने देखा है इसे पहले पूर्व के जो पेपर में 21, 17 और 2015 में कि फुल फॉर्म पूछने का पैटर्न रहा है एफटीपी। ये एफटीपी क्या होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। क्या होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 35। दोस्तों देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, हम लोगों ने पी बाई क्यू कर लिया है तो कितना इजी लगता है कि रैम मतलब क्या, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर के दिमाग के रूप में जाना जाता है। तो कंप्यूटर का दिमाग कौन होता है, मॉनिटर। तो मॉनिटर तो दोस्तों नहीं, आप जिस पर पढ़ रहे हैं या आप जिस पर ये आप जो क्लास देख रहे हैं यही एक मॉनिटर है, ये तो कभी होगा ही नहीं दिमाग। कहता है क्या, एएलयू, ये तो अर्थमेटिक सांख्यिकी का काम करने की एएलयू का काम होता है। ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशन करने का काम करता है, ये मैथ्स ऑपरेशन करता है, ये भी नहीं होगा। कंट्रोल यूनिट, ये कंट्रोल यूनिट भी नहीं होगा। सीपीयू, बिल्कुल सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यही दिमाग होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट चलते 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है मेरा, एक तकनीक जिसमें दत्त को दो द्विक डिस्कों पर साथ साथ लिखा जाता है क्या कहलाता है। अब देखिए, अब हम लोग देखते हैं कि इसका क्या कहलाएगा। अब ये मेरा जो है मल्टीप्लेक्सिंग, ये नहीं होगा। डुप्लीकेटिंग, ये भी नहीं होगा। कॉपीइंग, ये भी नहीं होगा। अब जो मिररिंग है, ये मिररिंग इसका आंसर होता है। ठीक है दोस्तों, ये कंप्यूटर से रिलेटेड फैक्चुअल नेचर का क्वेश्चन है। हम लोग आगे चलते 38 नंबर क्वेश्चन पे। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है मेरा, ई वेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, और ई वेस्ट यूपीएससी पूछ चुकी है। ठीक है, पी वाई क्यू आप देखेंगे तो उसमें आपको जरूर पता चल जाएगा। ई वेस्ट, अब ई वेस्ट क्या है, हम लोग ये पहले जानने की कोशिश करते हैं कि ई वेस्ट मेरा जो है क्या। अब कहता है क्या कि कंप्यूटर से मिटाई डिलीट हुई और अवशेष धानी फोल्डर में आई, ऐसा दोस्तों नहीं है। जहां हम लोग मिटाते हैं वो तो रिसाइकल बिन में चला जाता है, तो वो ई वेस्ट कैसे होगा। ठीक है, ये अस्थाई फाइलें होता है फोल्डर, तो ये भी नहीं होता है। ये कहता है इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, बिल्कुल ये मोबाइल पीसी आदि जो उपयोगी कार्यविधि के बाद निपटा दिए जाते गए हो, बिल्कुल सही है दोस्तों, आंसर यही आंसर होगा, ई वेस्ट में आता है। ठीक है, हम लोग का आंसर आ चुका है। नेक्स्ट आता है 39 नंबर क्वेश्चन, सीएडी। सीएडी के बारे में हम लोग जानते हैं, ये भी फुल फॉर्म देखिए दोस्तों, फुल फॉर्म करने का कितना फायदा है कंप्यूटर से। यानी अगर 5 क्वेश्चन पूछ रहा है, 3 क्वेश्चन तो यही पूछ रहा है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। हम लोग बहुत इजीली तरीका से अटेम्प्ट करते हैं, और यही तरीका एग्जामिनेशन हॉल में अपनाइएगा। ठीक है, और इंग्लिश में आप देख सकते हैं, इंग्लिश वाले स्टूडेंट, और हम बाइलिंगुअल ही बोलते हैं, तो कोई परेशानी किसी को होगा नहीं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, इसमें भी कहता है मिलान करने वाला है क्वेश्चन, मैच करने वाला, योगदान और योगदान करता है। दोस्त ये भी क्वेश्चन जो है आपको फैक्चुअल नेचर से क्वेश्चन है, करंट बेसिस क्वेश्चन है, लेकिन हम लोग जो है इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब कहता है कि इंडस्ट्रियल वेलफेयर मूवमेंट जो है किससे जुड़ा हुआ है, ये रॉबर्ट ओवेन से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है, रॉबर्ट ओवेन से जुड़ा हुआ है। अब ए का 3, तो ए का 3 मेरा ये कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया। अब ए का 3, अब 2 का यहाँ देखते हैं मैच हो रहा है, डी का 2, यानी डी का 2 हो गया, ये हो गया मेरा, मतलब अहमदाबाद एक्सपेरिमेंट किससे जुड़ा हुआ है, ए की राय से जुड़ा हुआ है। अब चलते हम लोग इसमें सब देखते हैं कि इसमें से क्या आंसर होना चाहिए, बी और सी से। अब देखिए ह्यूमन रिलेशन थॉट जो है अल्टर मेयो का है, किसका है, अल्टर मेयो का है, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा 4, यानी बी का 2। तो बी का 2 देखिए अब कहाँ है, सॉरी बी का 4 कहाँ है, ये आंसर हो गया, यानी मेरा ये आंसर आ गया। अब देखिए सी का 1, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ थर्ड फोर्स, ये चार्ल्स ए मेयर्स से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं
41 नंबर क्वेश्चन। 41 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 41 नंबर क्वेश्चन कहता है, ये भी मिलाने वाला बोर्ड है, समिति और अध्यक्ष की बात कि वो ये दोस्तों करंट से क्वेश्चन है, इसको करना मुझे नहीं लग रहा है सही है, क्योंकि उस समय जो है, बट मैं आपको इजीली आंसर बता दूं, इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 40 नेक्स्ट 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है? कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 1952 के अंतर्गत, यह नहीं की बात हो रही है दोस्तों, नहीं है। अब हम लोग देखते हैं कौन सा नहीं है। सबसे पहले तो ये जानने की कोशिश, पेंशन बिल्कुल है, भविष्य निधि बिल्कुल है, जमा संबंध बीमा बिल्कुल है, क्षति प्रतिकर ये नहीं है। अभी मेरा आंसर क्या आ गया? डी आंसर आ गया। नेक्स्ट है हम लोग का 43 नंबर क्वेश्चन। ये है कर्मकार प्रतिकर अधिनियम 1983। यानी यहाँ पर दोस्तों एक्ट बहुत महत्वपूर्ण है, एक्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है रेगुलरली। अब हम लोग देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन में क्या होना चाहिए। कहता है कौन सा सत्य? ये सामाजिक सुरक्षा विधान नहीं है दोस्तों, है, ये तो गलत हो गया। कहता है इसका नाम जो है 2009 में बदलकर कर्मचारी प्रतिकर कर अधिनियम हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट आगे, ये मृत्यु के होने पर अधिकतर प्रतिकर का उपबंध करता है। दोस्तों अधिकतर, ये गलती है मेरा। अब कहता है उपजीविका जन्य रोगों के लिए प्रतिकर का उपबंध नहीं करता, ये भी गलत है। अब देखिए कौन सही हो गया, मेरा बी सही हो गया। इसका नाम जो है बदल दिया गया है। ठीक है दोस्तों, ये हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं, ये डिस्कशन कर रहे हैं, ये डिस्कशन आप लोग को कैसा लगता है यूपीएससी से रिलेटेड, आप लोग जरूर बताइए, कमेंट कीजिए। और जिससे क्या होगा कि हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ कहाँ पे और मुझे कंटेंट को रीच करना चाहिए। हम लोग हम लोग तो एक एक विकल्प पे बात करते ही हैं, साथ में अगर और एडिशनल कुछ चाहते हैं तो जरूर आप लोग कमेंट करें। ठीक है, नेक्स्ट मेरा है क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन। 44 क्या कहता है? कौन सा विधान व्यापक सामाजिक सुरक्षा विधान है? व्यापक सामाजिक सुरक्षा विधान की बात की गई है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं। कहता है प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, ये देखते हैं। कहता है कि व्यापक सामाजिक सुरक्षा की बात हो रही है, ये नहीं होगा। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, ये भी नहीं होगा। अब कहता है कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, ये भी नहीं होगा। कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, बिल्कुल सही है, यही आंसर होगा इसका। ठीक है दोस्तों, इसका 44 का डी होगा। अब हम लोग 45 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है क्या ग्रेजुएटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, उपदान से रिलेटेड। ग्रेजुएटी से रिलेटेड है कि उपदान संदाय अधिनियम 1972 के अधीन जो देय उपदान की अधिकतम सीमा क्या है? दोस्तों मैं इसके बारे में जो है पूर्व आप देखेंगे, जो ईपीएफओ का जो पेपर हुआ है आपको 2017 या 2021 का पेपर उठाएंगे, मैंने इसी यूट्यूब चैनल पे जो है डिस्कशन किया है, आपको इसमें आंसर मिल जाएगा इसका। वर्तमान में कितना है? वर्तमान में इसका आंसर दोस्तों मैं बता दूं आपको, एट प्रेजेंट जो है वर्तमान में इसका जो है 20 लाख रुपया है। कितना है? ये 20 लाख है। ठीक है, तो इसको अभी हम लोग वर्तमान में याद रखेंगे। इसका जो अधिकतम राशि कितना है? 20 लाख रुपया है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 46 नंबर क्वेश्चन। 46 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 46 नंबर कहता है कि भारत के संविधान के किस भाग में प्रबंधन में कामगार का सहभागिता समाविष्ट है? दोस्तों ये भी पीवाईक्यू का क्वेश्चन है। ठीक है, पीवाईक्यू क्वेश्चन है। आप लोग देख सकते हैं कि पीवाई ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। और उस प्रश्न में क्या किया था दोस्तों, जो पीवाईक्यू में पूछा गया, वहां पर प्रश्न में विकल्प में दे दिया था, कितना आर्टिकल्स का मेंशन कर दिया था। तो उस आर्टिकल्स में कितना लिखा हुआ था? 43A। ये डीपीएसपी का क्या है? ये आर्टिकल्स 43A में जो है, ये आप देख सकते हैं इसी चैनल पे प्लेलिस्ट में जाकर के। तो ये किसका है? डीपीएसपी का पार्ट है। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 47 नंबर क्वेश्चन। 47 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 47 नंबर क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा सर्वप्रथम गठित किया गया? दोस्तों देखा जाए ये प्रश्न को, तो उस समय हो सकता है यूपीएससी एस्पायरेंट का एक सामान्य ये नॉलेज होता है कि फैक्चुअल और जो 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 इसवी से जो ये जो है ये जानकारी नहीं कलेक्ट कर पाते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि इसका जो है कब कब एस्टेब्लिशमेंट हुआ, और उसके बाद हम लोग जान जाएंगे कि इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ गठित। अब आता है भारतीय प्रेस अधिनियम। प्रेस अधिनियम जो है कब हुआ है?
ये जो मुझे याद करवा 1966 में हुआ है। ठीक है, अब कहता है यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया। यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया कब हुआ है? ये वो 1959 में हुआ है। फिर देखते हैं नाम समाचार नेटवर्क, ये कब हुआ है? ये 2005 में हुआ है। अब कहता है कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, मतलब भारतीय प्रेस ट्रस्ट की बात हो रही, ये पीटीआई, ये पीटीआई कब हुआ है? 1947 में हुआ। अब दोस्तों आप बताइए कि इसका सर्वप्रथम गठित कौन हुआ है? तो सर सबसे पहले तो मुझे दिख रहा है यही 1947 वाला, इसका आंसर मेरा होगा। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि 1991 से औद्योगिक नीति इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है, सत्य है? देखते हैं, इसमें देखते हैं कि आखिर इंडस्ट्रियल पॉलिसीज क्या है। सुरक्षा, सामरिक, पर्यावरणीय मामलों से संबंधित केवल 5 उद्योगों को ही औद्योगिक अनुज्ञप्ति की आवश्यकता होती है। दोस्तों यूपीएससी के द्वारा जो आंसर दिया गया है, ये इसका आंसर क्या है? ए। अब हम लोग ये देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर और अन्य विकल्प क्यों नहीं होगा। किसी निवेशक को औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन फाइल करने की आवश्यकता नहीं है, गलत है। यहाँ निगेशन पहले दे दिया, निगेटिव, गलत है। अब दोस्तों एक चीज यूपीएससी में ट्रिक्स कहता है, यूपीएससी में जो हम लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं उसमें ट्रिक्स है, जहां कोई अगर जनरल स्टेटमेंट अगर निगेशन बेस्ड हो, निगेशन मतलब नकारात्मक हो, नकारात्मक हो, तो वो जनरली क्या होता है? गलत रहता है। क्या रहता है? इसीलिए मैं गलत कर दिया, इसमें भी लगा हुआ, ये भी मैंने गलत कर दिया। फिर कहता है कि सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की संख्या को बढ़ाया गया, ऐसा नहीं है, संख्या बढ़ाया नहीं गया, ये गलत है। मेरा आंसर क्या हो गया? आ गया इंडस्ट्रियल रिलेशन से रिलेटेड। नेक्स्ट 49 नंबर क्वेश्चन, 49 नंबर क्वेश्चन मेरा क्या कहता है? कहता है कि हाल ही में शुरू किया गया रुपए के प्रतीक चिन्ह किस पर आधारित है? दोस्तों देखिए मैं प्रतीक चिन्ह बना रहा हूं, आप बताएंगे मुझे। ठीक है, अब देखिए ये प्रतीक चिन्ह है, अब जो वर्तमान में अभी प्रतीक चिन्ह चल रहा है। अब देखिए प्रतीक चिन्ह, अब कहता है इसमें रॉ, इसका दो भाग हम लोग देख लेते हैं। रॉ, ये रॉ जो है ये कहाँ से है? ये मेरा देवनागरी लिपि का है। अब जहां जहां देवनागरी है आंसर वही से होगा, यानी ए और बी क्या हो गया? कट गया मेरा। अब आता है एक जगह यूनानी और एक जगह रोमन। हमारे देश में दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, कोई भी चीज़ रोमन लिपि में कर लिख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल में अगर रोमन लिपि के बाद 1 2 इस तरीके से कर लेते, तो इसी प्रकार से ये क्या हो गया? इस तरीके से सिंबल बीच से कट कर दिया, इसीलिए मेरा क्या हो गया? आंसर सी आंसर हो गया। आगे चलते 50 नंबर क्वेश्चन, कहता है क्या निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत के संविधान द्वारा गठित नहीं की गई है? अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की बात कर रहा है, देखते हैं। अब इस बार भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पूछा था दोस्तों। अब 2023 का जो देखेंगे क्वेश्चन प्री का, इसमें भी पूछा गया था। संघ लोक सेवा आयोग, बिल्कुल संघ लोक सेवा आयोग होता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। निर्वाचन आयोग भी होता है। संघ की न्यायपालिका बिल्कुल सही है। योजना आयोग, योजना आयोग दोस्त ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना ही स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? सी होगा, सॉरी। नेक्स्ट हम लोग 51 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है दोस्तों ये इस ऊपर में जो योजना आयोग था उसी का नाम बदल करके अब क्या कर दिया गया है? ये नीति आयोग कर दिया गया है, नीति आयोग कर दिया गया। और यही दोस्तों मैं बता दूं ईपीएफओ में ही पूछा गया था कि इसका पीवाई क्या कहते हैं, इसका फुल फॉर्म बताने के लिए, क्या बताने के लिए? फुल फॉर्म बताने के लिए। देखिए ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। ये मनरेगा से संबंधित है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा का उद्देश्य इसका उपबंध कर भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में जीविका सुरक्षा बढ़ाने का है। अब ये देखना है हम लोग को। अब बताइए, अब इसमें बात इसमें बात क्या आता है? इसमें आता है कि अब देखिए यहाँ क्या सूचना प्रौद्योगिकी। दोस्तों सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में योग्य अब ऐसा है ही नहीं, मनरेगा है ही नहीं सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित। दूसरा, ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्य को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों की गारंटी जो है, गारंटी करी दर मजदूरी, बिल्कुल सही है दोस्तों। ये रोजगार से जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है? ये रोजगार से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और देखिए दूसरा यहाँ भी रोजगार नाम लिखा हुआ है, यानी मेरा जो यहाँ है अगर मैच करने की कोई ट्रिक्स मेरा क्या कहता है? ट्रिक्स मेरा कहता है कि यदि जो अगर कोई वर्ड में अगर मान लीजिए वर्ड की बात अगर आए, टर्मिनोलॉजी की बात आए, ठीक है, इसको बाइफर्केट करेंगे, आएंगे तो उसको ब्रेक करेंगे। क्या करेंगे? ब्रेक करेंगे। ब्रेक करके हम लोग देखेंगे कि क्या आखिर होना चाहिए। रोजगार यहाँ भी है, रोजगार यहाँ भी, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? ये आंसर होगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 52
52 नंबर क्वेश्चन। 52 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 52 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत सरकार का निम्नलिखित में से वह कौन सा कार्यक्रम है जो गरीबी रेखा से नीचे के ग्रामीण परिवारों के आवास इकाइयों, आवास के बारे में बात, हाउस के बारे में बात हो रही है, कि निर्माण या कोटि उन्नयन में सहायता देने का लक्ष्य रखता है। अब देखिए, राष्ट्रीय समाज सहायता कार्यक्रम, ये घर कहाँ देगा साहब? आवास की बात हो रही है। जवाहर रोजगार, यहाँ रोजगार की बात हो रही है, ये भी नहीं होगा। इंदिरा आवास, देखिए यहाँ भी आवास, मैं जस्ट अभी बात किया हूँ, और यहाँ भी आवास है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? ठीक होगा। दोस्त, हम लोग ट्रिक्स से जब चलते हैं ना, तो कंफर्म रहते हैं कि आंसर ये मेरा सही है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों, वस्तुओं का संरक्षण या उपबंध क्या कहाँ उपबंध है, किया गया है? ये संविधान द्वारा गारंटीकृत मूल अधिकार है? ऐसा दोस्तों कहीं नहीं है। हम लोगों ने जो फंडामेंटल राइट किया है, मूल अधिकार, मूल अधिकार में कहीं नहीं इस बात की चर्चा दी गई है कि इस तरीके से होना चाहिए। 12 से लेकर के हम लोग देखते हैं कि कहीं नहीं इसमें दिया हो गया, 12 से 35 में, ठीक है, 12 से लेकर 35 में कहीं नहीं है। अब भारत के संविधान के राज्य के नीति से बिल्कुल, ये डीपीएसपी में भी जो बात है, जो मेरा 36 से लेकर 51 तक की बात आती है, इसी में एक आर्टिकल्स होता है, ये आर्टिकल्स 49, कितना है आर्टिकल्स? ये 49, ये जो मेरा होता है ये इससे संबंधित है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण संबंधित है। बिल्कुल दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन, 55 नंबर क्वेश्चन, 54 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में किसके संबंध में उपबंध करता है? अब देखिए 7वीं अनुसूची, दोस्तों हम लोगों को इतना बार जो है लक्ष्मीकांत जो है पढ़ चुके हैं कि हम लोग को पता है कि अच्छा, दूसरी बात, अनुसूची से रिलेटेड यूपीएससी भी क्वेश्चन पूछी है कई बार, मतलब मुझे लग रहा है कि कंटिन्यू क्वेश्चन अनुसूची से पूछी गई है, कंटिन्यू। अब देखते हैं, अनुसूची भाषा है? ऐसा नहीं है। शपथ प्रतिज्ञान, ये नहीं है। ये जानते हैं 7वीं अनुसूची में ये कितनी, कौन सी अनुसूची है? 8th है। शपथ से कौन सी अनुसूची में होता है मेरा? ये 3rd में होता है। अब देखिए, जनजातीय क्षेत्र का प्रशासन, तो जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन संबंधी कौन सा अनुसूची में रहा है? 4th में हो गया। अब आता है, कौन आता है? संघ, राज्य और संवर्ती, बच गया कौन गया? अब ये आता है संघ और राज्य और संवर्ती। कितना इजीली मेरा आंसर निकल रहा है। नेक्स्ट 55 नंबर क्वेश्चन कहता है मध्याह्न भोजन योजना, जिसको मिड डे मील स्कीम को नाम बदल दिया गया था, जो मैंने पिछले वीडियो में बात किया था, अब उसको पोषण अभियान कर दिया गया है। अब 1995 में उद्देश्य की बात में हो रही है। क्या उद्देश्य है इसका? इसका उद्देश्य है प्राथमिक विद्यालय के बच्चों का नामांकन, प्रतिधारण और उपस्थिति बढ़ाना। बिल्कुल सही है दोस्त, मिड डे मील का स्कीम ही यही था कि स्कूल में जो है भोजन दिया जाता था, और इससे क्या होगा? उपस्थिति बढ़ेगा। नेक्स्ट कहता है प्राथमिक विद्यालय के बच्चों की पोषण स्थिति में सुधार करना। बिल्कुल सही है। ग्रामीण परिवारों के बीच पढ़ने की आदत सुधार करना। दोस्तों ये ऐसा नहीं है, कहीं नहीं ऐसा लिखा हुआ ग्रामीण परिवार में जो है पढ़ने की आदत, ऐसा नहीं है। ये कैंसिल हो गया मेरा, 3 कैंसिल हो गया। अब जब ये 3 होगा, ये कैंसिल हो गया मेरा। अब अभी भी मेरे पास फंसा हुआ 1 2 होगा, यानी 1 2 1 2, यानी मेरा ये भी कैंसिल हो गया। अब हम लोग 50-50 पे आ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ लेते हैं क्या है। कहता है ग्रामीण विद्यालयों के बच्चों में टिफिन बॉक्स के उपयोग को प्रोत्साहित करना। कभी नहीं, ये टिफिन बॉक्स को हटाने के लिए ही तो मिड डे मील लाया गया था, इसलिए ये भी कैंसिल। इसका आंसर क्या होगा? ए होगा, यानी डी भी कैंसिल हो गया। चलते हैं हम लोग दोस्त 56 नंबर क्वेश्चन में। 56 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 56 नंबर क्वेश्चन कहता है मेरा कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किनके निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बने एक निर्वाचन गण द्वारा किया जाता है? दोस्तों ये कितना इजी क्वेश्चन है, हम लोगों ने कितना किया हुआ है इस तरीके से कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है। हम लोग जानते हैं सदन के दोनों सदस्य। यहाँ देखिए प्रश्न में सिर्फ लिख दिया है दोनों सदन, अगर अगर इस पर रिसर्च किया जाए तो दोनों सदन में तो निर्वाचित भी आ जाएगा राज्यसभा का, सॉरी क्या कहते हैं, मनोनीत भी आ जाएगा, लेकिन मनोनीत तो इसमें भाग नहीं लेता है। इसीलिए इसमें सिर्फ लिखना चाहिए यूपीएससी को। यूपीएससी कहती है कि मैं बहुत प्योर हूँ, मुझसे गलती नहीं होती है। देखिए कितना गलती होता है, सिर्फ निर्वाचित होना चाहिए, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा का। अब आता है नेक्स्ट, राज्यों की विधानसभाएं, ये राज्यों की विधानसभा में सिर्फ निर्वाचित आता है, ठीक है, राज्यों की। अब देखिए 1 2 2 होगा, अब 1 2 1 2,
अब एक ने एक गलती है, यानी एक गलती हो गया। अब मेरा आंसर आ चुका है 1 2। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 57 नंबर क्वेश्चन। क्या कहता है 57 नंबर में कि भारत में निर्वाचक नियमावली तैयार कराने की जिम्मेदारी किसकी है? अब बताइए दोस्त, निर्वाचन की बात हो रही है यहाँ, और हम लोग संसद क्यों मारेंगे, स्थानीय प्रशासन क्यों मारेंगे, रिटर्निंग ऑफिसर क्यों मारेंगे, निर्वाचन आयोग मारेंगे? बिल्कुल इजी आंसर निकल गया मेरा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 58 नंबर क्वेश्चन। 58 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 58 नंबर क्वेश्चन कहता है मेरा कि हमारे देश का प्रधानमंत्री बनते समय किसी व्यक्ति को, यानी प्रधानमंत्री बनते समय, ये भी यूपीएससी के द्वारा पीवाईक्यू है, ठीक है, यूपीएससी पूछ चुकी है। कहता है कि जो सीएससी का एग्जाम होता है उसकी मैं बात कर रहा हूं दोस्तों। संसद के किसी एक सदन का सदस्य होना चाहिए, यदि नहीं है तो उसे 6 माह के भीतर किसी एक सदन का सदस्य बन जाना सके। बिल्कुल सही है दोस्तों, ये तो मेरा ए आंसर आ ही गया। ठीक है, इसको अब हम आगे क्या पढ़ेंगे, इसमें 6 महीना तक उसको बन जाना चाहिए। अब ये भी कैंसिल हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। नेक्स्ट आता हम लोग 59 नंबर क्वेश्चन। अब 59 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 59 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मिलान करना है आपको। ये मिलान करने वाला भी जो दोस्तों आयोग है और अध्यक्ष है, ये उस समय का जो है करंट का क्वेश्चन था। ठीक है, तो अभी कोई खास मुझे नहीं लग रहा है, बट जानने के लिए अगर जान लिया जाए तो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो एम वीरप्पा मोइली साहब हैं। ठीक है, एक आचार होगा। अब केंद्र राज संबंध जानते ही हैं हम लोग कि इसमें क्या मोहन पुंछी है, इसका ये आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं, अब ये मुझे आ गया। अब 13वां वित्त आयोग, तो 13वां वित्त आयोग का संबंध केलकर साहब है। ठीक है, अब जो बच गया उसको मिला दीजिए आप, इसका आंसर क्या हो जाएगा? वेंकट चरैया हो गया समीक्षा का। अब आंसर देख लीजिए, इसमें इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। नेक्स्ट हम लोग चलते 60 नंबर क्वेश्चन। ये 60 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? ये 60 आज के सेशन का दोस्तों ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि हम फर्स्ट पार्ट में, ये मेरा पार्ट 1 होगा। ठीक है, पार्ट 1 है, और ये पार्ट 1 किसका है? 2012 वाला पेपर का, जो एपीएफसी का क्वेश्चन है। हम नेक्स्ट वीडियो में जो है इसका पार्ट 2 जो है ले आएंगे, तो आप उसको देख लीजिएगा, जिससे आपका क्या हो जाएगा, पीवाईक्यू 2012 तक कंप्लीट हो गया। मैंने 4 साल का करवा लिया है। ठीक है, 4 4 टाइम्स जो हुआ है एग्ज़ाम ईपीएफओ के द्वारा, उसको मैंने कर लिया है। तो आप ज़रूर उसको प्रीवियस जो प्लेलिस्ट में है उसको ज़रूर देख लें। आपकी ज़रूर हाउ टू अटेम्प्ट करने की जो प्रक्रिया है ज़रूर बढ़ जाएगी। नेक्स्ट कहता है 60 नंबर क्वेश्चन, सरदार हुकुम सिंह, जगजीवन राम, इंद्रजीत गुप्ता, सोमनाथ चटर्जी, सेठ गोविंद दास में क्या समानता है? दोस्तों ये समानता क्या है? ये समानता ये है कि ये जो है ये लोकसभा के अध्यक्ष थे। लोकसभा के अध्यक्ष तो थे, बट ये अल्पकालिक थे। क्या थे? अल्पकालिक थे। क्या होगा इसका आंसर? सी आंसर होगा, ये अल्पकालिक अध्यक्ष थे। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आगे जो पार्ट 2 लाएंगे वो वीडियो आप जरूर देखेंगे, और जो पूर्व में ईपीएफओ का कराया गया बहुत बेहतरीन तरीके से करवाया है, एक एक विकल्प पे मैंने बात की है, तो जरूर आपको बहुत अच्छा लगेगा। और आगामी जो 2 तारीख को एग्जाम होने वाला है, 2 जुलाई को एग्जाम होने वाला है, उससे पहले, एग्जाम से पहले आप ये जरूर एनालिसिस देख के जाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसा एनालिसिस आपको यूट्यूब पर अभी तक तो नहीं मिला मुझे। यदि आपको मिला है तो जरूर मुझे बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ बाय। यहाँ तक साथ बने रहने और कंप्लीट वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आशा और विश्वास है कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। साथ ही अगले सेशन में कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं उससे अपना कमेंट ज़रूर दें, जिससे कि हम आप सभी के लिए तैयारी में सहायक बन सके। जय हिंद।